हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2014 का एक एमसीक्यू देखा था जिसमें पूछा गया था कि बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। हम लोगों ने देखा था 1 मिनट हम लोगों ने देखा था कि जो बीओडी होता है ये किसी भी वाटर बॉडी में जो उसके प्रदूषक होते हैं उस प्रदूषक को तोड़ने के लिए, उस अपघटित करने के लिए अपघटकों द्वारा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक एज बैक्टीरिया और फंजाई, इन सब के द्वारा लिया गया ऑक्सीजन ही बीओडी है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। लास्ट टाइम हम लोग प्रदूषण के चैप्टर पे थे जिसमें हम लोगों ने प्रदूषण की जो क्लासिफिकेशन है कि किसके किसके आधार पर प्रदूषण को बांटा गया है उसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उत्पत्ति के आधार पे, अवस्था के आधार पे, प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण, निस्तारण के आधार पे, यानी कि निस्तारण में होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण को हम मोटा मोटा दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है गैसियस पोल्यूशन और दूसरा होता है कणिकीय पोल्यूशन, पार्टिकल पोल्यूशन। गैसियस का पोल्यूशन सिंपल सी बात है, जो प्रदूषण गैस के रूप में होता है जैसे कि CO2, CO, CFC, SO2, इस सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा इतना जानना है कि जो प्रदूषण गैसियस के रूप में होता है उसको कहते हैं गैसीय प्रदूषण, और जो प्रदूषण पार्टिकल्स के रूप में होता है जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं, जैसे कि भस्म की पार्टिकल्स, भस्म मतलब राख के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं कणिकीय प्रदूषण। जैसे कि धुआं हो गया, धुंध, और फ्लाई ऐश हो गया, स्मॉग, फॉग, ये सब जो प्रदूषण है वो है कणिकीय प्रदूषण। और जो गैसेस के रूप में प्रदूषण होते हैं उसको कहते हैं हम लोग गैसियस प्रदूषण। अब हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण में कौन कौन से प्रदूषक इन्वॉल्व होते हैं और उनका मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मुख्य उत्पादन के सोर्स कौन से हैं और उसके नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। तो आप लोग एक कॉलम बना लीजिए, कुछ इस टाइप का, कुछ इस प्रकार का आप लोग कॉलम बना लीजिए, जिसमें जो पहला लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे लिखिएगा प्रदूषक, यहाँ पे लिखिए उसका प्रभाव, यहाँ पे लिखिए उसका स्रोत, और यहाँ पे लिखिए उसके रोकथाम के उपाय। तो इसमें आप लोग पहला देखिए, पहला हम लोग देखते हैं कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सांस लेने में समस्या होती है और बच्चों का वजन कम हो जाता है, ये इसका प्रभाव है। प्रभाव में आप लोग लिखिएगा कि श्वसन संबंधी समस्या एवं बच्चों में वजन की कमी। तो ये हो गया इसका प्रभाव। और ये इसका स्रोत कौन सा है, इसका जो मुख्य स्रोत है वो है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, जब फ्यूल जलता है और ये आधा ही जलता है, यानी कि अनबर्न फ्यूल, अधजला ईंधन जो होता है उसी से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कहाँ से निकलता है, परिवहन से निकलता है। इसके रोकथाम के लिए उपाय क्या है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा उद्योग आदि में फिल्टर लगाया जाए, यानी कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें क्या किया जाए, फिल्टर लगाया जाए, जो कि निकलने से पहले ही CO को एब्जॉर्ब कर ले, अपनी तरफ अवशोषित कर ले। तो पहला हम लोगों ने देखा CO। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा CO2। और यहाँ पे जो इसका प्रभाव है ये आप लोग लिखिए ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, हिंदी में लिखिए। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है, इसको रोकेंगे कैसे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया गया है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए हैं, ये हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। लेकिन आप लोग अभी इतना, इसका मतलब यही समझिए कि CO2 से क्या होता है, वैश्विक तापन का मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। बाकी इसे हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, इसका जो स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन का दहन, यानी कि फॉसिल फ्यूल में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और कोलतार आता है। ये जितने भी आते हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन का दहन। और ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि जो तापीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, कोयला से ऊर्जा उत्पादित की जाती है, उससे भी CO2 निकलता है। इसका उपाय क्या है कि हम लोग को नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और इस टाइप की जो एनर्जी है उस पर हम लोग को फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है।
तो ये हो गया CO2। CO2 को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं शॉर्ट में। यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, यह फॉसिल फ्यूल से निकलता है और नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग को ध्यान देना चाहिए और वनीकरण पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि CO2 के प्रभाव को कम किया सकता है। तो ये हो गया CO2। अगला है CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC देखिए ये करता क्या है, ये करता है ओजोन क्षरण, ओजोन को डिप्लीट करता है। हम लोग को पता है कि हमारे ऊपर सबसे ऊपर के साइड में यहाँ पे एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हम लोग ओजोन कहते हैं। ये क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सूर्य की, उसे पृथ्वी पे आने से रोक देती हैं, जिससे कि स्किन कैंसर आदि को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो अगर CFC निकलेगी तो CFC यहाँ जाके ओजोन को क्षरित करती है, जिससे कि UV रे सीधा पृथ्वी पे आएंगी और यहाँ पे स्किन कैंसर वगैरह ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कहाँ से निकलता है, ये एरोसॉल और रेफ्रिजरेटर इसका स्रोत है। और इसका प्रभाव क्या होगा, यह ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे ओजोन क्षरण, यहाँ पे लिखिएगा रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल। इसका उपाय क्या हो सकता है, LED प्रयोग किया जाए। LED का फुल फॉर्म होता है लेड एमिटिंग डायोड। LED का प्रयोग किया जाए और 3R टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। 3R टेक्नोलॉजी का मतलब होगा 3R, R और R, यानी कि रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। तो 3R तकनीकी का प्रयोग करके हम लोग CFC के एमिशन को कम कर सकते हैं। अगला है PB। PB का मतलब होता है लेड। तो इसके प्रभाव में लिखिएगा कि यह जो PB होता है, यह तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र हम लोग का एक कम्युनिकेशन समझ लीजिए कि जो शरीर की सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, वही है हमारा तंत्रिका तंत्र। तो PB से यानी कि सीसा से, लेड से पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र ये सब प्रभावित होता है। ये निकलता किससे है, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा स्रोत की जगह पे, या मोबाइल से निकलता है और उद्योग से निकलता है। वैसे आप लोग को PDF में ये सब बहुत अच्छे डिटेल में अवेलेबल है, किंतु आप लोग खुद अगर नोट्स बनाते हो तो इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके मिटिगेशन के क्या क्या उपाय कह सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा कि उचित अपशिष्ट निस्तारण। देखिए जितने भी अब मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसमें LED का प्रयोग होता ही होता है, किंतु उसका जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है, स्पेशली इंडिया में तो बहुत खराब क्वालिटी का होता है। तो क्या किया जाए, उचित अपशिष्ट निस्तारण किया जाए जिससे इसे रोका सकता है। तो ये हो गया PB। अगला लिखिए O3, यहाँ पे लिखिए O3। O3 का मतलब होता है ओजोन। ओजोन यहाँ पे प्रभाव में लिखिएगा कि आप त्वचा एवं आंखों को प्रभावित करता है। अगर O3 होगा, अगर O3 अगर नीचे होगी, धरातलीय O3, वैसे O3 दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊपर और एक होता है धरातलीय O3। ये धरातलीय O3 है, ये तो नुकसानदेह है, किंतु यहाँ पे जो है ये नुकसानदेह नहीं है बल्कि लाभदायक है। तो इस O3 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये अगर नीचे होगा तो त्वचा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आंखों को प्रभावित करेगा, यानी कि दृश्यता आंखों की कम हो जाएगी। इसका मुख्य सोर्स कहाँ से है, कहाँ से निकलता है, तो आप लोग स्रोत में लिखिएगा वाहन और उद्योग। तो और इसका मिटिगेशन के उपाय क्या क्या है, इसे समन कैसे किया जा सकता है, तो इसको लिखिएगा ओजोन का निस्तारण किया जाए। ओजोन जो है O3, इसका निस्तारण किया जाए और जो भी ओजोन रिलीज करते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जिससे कि O3 का एमिशन कम से कम हो। तो ये हो गया ओजोन। अगला है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जिसकी हिंदी होती है निलंबित कणकीय पदार्थ। निलंबित कणकीय पदार्थ ऐसे होते हैं, इसके प्रभाव में लिखिएगा कि यह दृश्यता को प्रभावित करती है, यानी कि इससे बहुत दूरी तक हम नहीं देख सकते हैं। यदि ESPM ज़्यादा होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा होगा, और ये प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करता है। और निकलता कहाँ से है, घरेलू अपशिष्ट से, खनिज से, यहाँ से निकलता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। और इसके उपाय क्या है, इसके उपाय है कि प्रदूषण को कैसे भी नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित कैसे किया जाए, ऑटोमोबाइल्स को कम कर दिया जाए, इंडस्ट्रीज पे जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के जो मानक होते हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस प्रकार इसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं। SPM यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वही होता है 2.5 PM10, ये सब जो होते हैं ये होते हैं SPM। हम लोग जो ये 2.5 और PM10 है इसको हम लोग बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि तो अभी यहाँ पे यही जानिए कि निलंबित कणकीय पदार्थ जो होते हैं वो PM 2.5 और PM 10 होते हैं। तो ये हो गया SPM। अगला है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड।
देखिए इसका जो प्रभाव होता है वो होता है एसिड रेन। एसिड रेन हम लोग को पता है कि जो अम्ल वर्षा होती है वो टाइल्स यानी कि मार्बल को खराब करती है, जो हमारे स्मारकीय महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, लाइक एज लाल किला या गुम्बद जो जिसमें संगमरमर का यूज हुआ है, उसको ये डे बाई डे येलोइश कर रहे हैं, पीला कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, तेल शोधन जो कारखाने होते हैं उससे एसओटी निकलता है। इसे हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। एसओटी निकलता है और वातावरण में H2O ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ जब बरसात होती है तो नीचे आ जाता है और जिस भी मार्बल पे गिरता है उसको रंगहीन कर देता है, उसका ब्लीचिंग कर देता है। तो ये SO2 होगा। इसका प्रभाव क्या है, ये अम्ल वर्षा कराता है और धूम कोहरा कराता है। निकलता कहाँ से है, इसके स्रोत में लिखिएगा आप उद्योग और ऊर्जा संयंत्र होता है। ऊर्जा संयंत्र वो संयंत्र जहाँ पे कोयले का यूज होता है इनपुट के तौर पे। इसके मिटिगेशन के उपाय क्या हैं, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन को अपनाया जा सकता है। वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन के किसी विकल्प को या लाइक एज रिन्यूएबल एनर्जी, इन सबको अपनाया जा सकता है। तो ये हो गया SO2। अगला है स्मॉग। अगला है स्मॉग। स्मॉग में क्या होता है, देखिए इसमें श्वसन प्रभावित होता है, श्वसन प्रभावित होता है और दृश्यता कम हो जाती है लोगों की। किंतु ये बनता कैसे है, जो धरातलीय ओजोन होता है O3 होता है। दरअसल धरातलीय ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि BOX, फिर से समझते हैं कि जो O3 होता है यानी कि ओजोन होता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों से मिलके बना होता है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे स्प्रे हो गया, बॉडी लोशन हो गया, जो लोग एरोमेटिक्स के लिए यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि एक प्रदूषक है। तो ये दोनों मिला के O3 बनाता है और O3 क्या करता है, स्मॉग को बनाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसको ऐसे समझिए। ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये है BOX यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और BOX मिला के O3 बनाते हैं और ये O3 जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में स्मॉग बनाता है। जैसा कि हम लोग दिल्ली, चेन्नई, इन सब शहरों में नवंबर दिसंबर के आसपास से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे स्मॉग छा जाता है, जिससे दृश्यता भी प्रभावित होती है और श्वसन संबंधी समस्या भी होता है। तो ये हो गया BOX। अगला है मीथेन। CH4, इसका प्रभाव क्या होता है, यह एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये वैश्विक तापमान यानी कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है। और इसका जो स्रोत है वो है आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड्स मुख्यतः धान के खेत होते हैं। तो इसको कम करने के लिए क्या किया जाए, धान की खेती कम की जाए। तो इसका जो सोर्स है सबसे बड़ा चाइना है, तो चाइना धान की खेती कब नहीं करेगा तो इंडिया भी नहीं करेगा। तो फाइनली इसका जो सोर्स है वो मिटिगेट लगभग नहीं हो सकता है। अगला है NOx। NOx मतलब होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एक प्रदूषक है जिसके होने से O2 की कमी महसूस होती है और ब्लड की भी कमी होती है। तो प्रभाव में आप लिखिए O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है और रक्त की भी कमी हो जाती है। ये कहाँ से निकलता है, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है ईंधन दहन और ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि फ्यूल बर्निंग और ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या है, सोर्स है। इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है, वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग किया सकता है। वैकल्पिक ईंधन जब हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा की। तो नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो। तो ये था NOx। अगला है BOX, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ। BOX यहाँ पे आप लोग लिखिएगा BOX। तो इससे क्या होता है, NOx से क्रिया करके O3 बनाता है। अभी हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में समझा है कि BOX क्या करता है, NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्रिया करके O3 बनाता है। और O3 क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है और ओजोन को क्षरित करता है। कहाँ पे जाके, ऊपर जाके ओजोन को डिप्लीट करता है। तो इसके लिए क्या किया जाए, बायोजेनिक्स का कम से कम प्रयोग किया जाए। यहाँ पे लिखिए आप लोग, बायोजेनिक्स का कम से कम प्रयोग किया जाए। बायोजेनिक्स का अर्थ ये है कि जितने भी जैविक पदार्थों से सुगंधित तेल टाइप के बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब जल वगैरह,
तो इन का सबका कम से कम प्रयोग हो, बॉडी लोशन का कम प्रयोग हो, स्प्रे का कम से कम प्रयोग हो, तो इससे क्या होगा कि O3 के एमिशन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, लेड, ओजोन, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, स्मॉग, ये सब हम लोगों ने देखा। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोसॉल को हम लोगों ने नहीं देखा। एरोसॉल बेसिकली क्या होते हैं, एक पार्टिकल्स होते हैं इस टाइप के, जिसकी साइज जो होती है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच में होती है और इसका उत्सर्जन कारखाना, ऑटोमोबाइल्स आदि से होता है। इसका और इससे क्या होता है, एल्बिडो पृथ्वी की बढ़ जाती है। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अगर यदि आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो समझेंगे। एल्बिडो वो होता है, सपोज कीजिए कि अर्थ है, अर्थ अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को कितने मात्रा में वापस कर देता है, यह इसकी एल्बिडो कहलाती है। तो यदि एरोसॉल बढ़ेगा तो पृथ्वी की एल्बिडो की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जितने भी प्रकाश इस पे आएंगे, जितने भी इस पे ताप आएंगे, उसको ये वापस कर देगा और पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तो ये क्या करता है, यह ग्लोबल कूलिंग का काम करता है। यदि एरोसॉल बढ़ता है तो यह ग्लोबल कूलिंग का काम करता है। तो ये हम लोगों ने देखा एरोसॉल। अगला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही कंटेम्प्रेरी यानी कि समानांतर इशू है और ये हर बार चर्चा में रहता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए स्मॉग दो शब्द से बना हुआ है, स्मॉग शब्द फॉग और स्मॉग से बना हुआ है, फॉग प्लस स्मॉग से बना हुआ है, यानी कि ये है कोहरा और ये है धुआं कह सकते हैं। तो ये इन दोनों से मिलके ये स्मॉग शब्द बना हुआ है। यह धरातलीय O3 का निर्माण करता है। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में ही देखा है कि जो स्मॉग होता है, स्मॉग यह NOx से मिलके धरातलीय O3 का निर्माण करता है और जो धरातलीय O3 होती है वो क्या होती है, ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट्स होती है। तो ये ओजोन को जाके ऊपर डिप्लीट करता है और इससे दृश्यता भी घट जाती है और विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। अब देखिए दृश्यता तो कमी हो जाएगी, यानी कि लोगों को दिखेगा कम, जैसा कि हम लोग नवंबर दिसंबर में दिल्ली जैसे शहरों में देखते ही हैं। किंतु इसके साथ साथ क्या होगा, विटामिन डी की भी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अच्छी तरीके से नहीं पहुंचेगा तो विटामिन डी की भी कमी हो जाती है और ऐसे में बच्चों में सूखे के रोग को हम लोग रिकेट्स जिसे कहते हैं उसको भी देख सकते हैं। साथ में श्वसन की भी समस्या पैदा होती है क्योंकि वो O3 एक विषाक्त युक्त गैस है, तो इसलिए श्वसन संबंधी समस्या भी पड़ती है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं फ्लाई एश। फ्लाई एश किसे कहते हैं? बेसिकली फ्लाई एश भस्म को कहते हैं। भस्म मतलब होता है राख। ये कहां पे होता है? जब जहां पे बिजली बनती है वहां पे कोयले का कोयला, बड़े पैमाने पे कोयला को जलाया जाता है और उससे जो भस्म निकलता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये क्या होता है, ये उड़ के प्रदूषण करते हैं और ये ताप विद्युत गृह से निकलता है यह SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, प्रकाश संश्लेषण भी निगेटिव रूप से प्रभावित होता है। अब सपोज कीजिए कि यदि ये लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, तो श्वसन तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा? सपोज कीजिए कि ये कोई लीफ है, ये कोई लीफ है, पत्ती है, और अगर यहाँ पे आके ये जम जाएगा तो इस पे पड़ने वाला प्रकाश सीधे पत्ती की त्वचा से नहीं टकरा पाएगा। तो जब पत्ती की त्वचा से नहीं टकरा पाएगा तो वो प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। किंतु सबसे अच्छी बात है कि फ्लाई एश की ईंटें बन सकती हैं और जो फ्लाई एश की ईंटें होती हैं वो कंपैरिजन दैट मिट्टी के ईंटों से कई गुना बेहतर होती हैं और हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। और इसका प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया जा सकता है। अब राख का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में भी किया सकता है और यह क्या होता है, जल को खेत में ज़्यादा दिन तक रोकने में मदद करता है। तो फ्लाई एश वैसे तो हानिकारक है, किंतु इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाए तो ये एक वरदान भी साबित हो सकता है। किंतु यदि इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया गया तो
2009 में सरकार ने इसे सड़क निर्माण एवं भूमि भराव में इसकी एक निश्चित मात्रा के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया था। देखिए 2009 में हम लोग को पता है कि फ्लाई ऐश की ईंटें बनती हैं, तो 2009 में भारत सरकार ने क्या किया, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसने क्या किया कि इसको जो भी लैंड फिलिंग होता है, आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि सड़क पे जगह जगह लैंड को फिल किया जाता है, तो जो लैंड फिलिंग होता है या रोड कंस्ट्रक्शन में इसके यूज को सरकार ने कंपलसरी बना दिया, जो अनिवार्य था और उसका यूज करना ही करना है। इसे सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल के किया था, अधिसूचना निकाल के किया था। हालांकि इससे भौम जल के प्रदूषित होने का खतरा बना हुआ है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ऐश है यानी कि राख है या भस्म है, तो इसमें कुछ भारी धातु भी होंगे, तो भारी धातु जो होंगे वो भौम जल को यानी कि ग्राउंड वाटर को जाके प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे एक समस्या का समाधान होगा तो एक नई समस्या का उदय भी हो जाएगा, और इससे पौधों की जड़ें भी कमजोर रहती हैं। अब यदि कोई पौधा भस्म के ऊपर उगेगा तो उसके जड़ जो है वो मिट्टी की अपेक्षा तो कमजोर होगा ही होगा, तो इससे क्या होता है, इसके पौधों की जड़ें भी कमजोर होती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश के बारे में एक क्वेश्चन आए तो इसके यूजेस को भी बता देंगे। यूजेस जो है इसके वो इस तरीके से बताएंगे कि हाँ ये सही है कि फ्लाई ऐश बड़े पैमाने पर भारत में बन रहा है, किंतु यदि इसका सतत प्रबंधन किया जाए तो इसका एक सकारात्मक यूज भी हो सकता है। तो ये था फ्लाई ऐश। अगला कॉन्सेप्ट है निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इनका आकार जो होता है वो 0.01 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक होता है। 0.01 से 100 माइक्रोन तक इसका आकार होता है, और 10 माइक्रोन से छोटे जो कण होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, PM10। जो PM10 होता है, PM10 का जो साइज होता है वो 10 माइक्रोन से कम होता है, इसे कहते हैं हम लोग PM10। किंतु जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है उसको हम लोग कहते हैं PM2.5। PM का मतलब प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो जिस पार्टिकुलर मैटर की साइज 10 माइक्रोमीटर से छोटी होती है उसको कहते हैं PM10, और जिस पार्टिकुलर मैटर की साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटी होती है उसको कहते हैं PM2.5। इससे होता क्या, इससे श्वसन संबंधी समस्या पैदा होती है, और भारत में इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या है और ये कैसे प्रदूषण होता है। अगला कॉन्सेप्ट है इंडोर पोल्यूशन। इंडोर प्रदूषण को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए इंडोर, इनका मतलब होता है में, और डोर का मतलब होता है दरवाजा यानी कि गेट, यानी कि घर के अंदर जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं इंडोर पोल्यूशन। इंडोर प्रदूषण में होता क्या है कि जो घर होते हैं उसमें वेंटिलेशन यानी कि विंडो, जिससे कि जो घर के अंदर का जो गैस वगैरह है वो बाहर निकल जाए, ये वेंटिलेशन की सुविधा प्रायः पहले कम होती थी, तो इसलिए इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा होती हैं बच्चे और महिलाएं। इंडोर प्रदूषण की वजह से WHO का मानना है कि प्रतिवर्ष लगभग 4.3 मिलियन लोगों की मृत्यु केवल घरेलू प्रदूषण से ही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू वायु प्रदूषण, परंपरागत ईंधन जैसे कि जलावन लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले द्वारा खाना बनाना, इन सभी से क्या होता है, इंडोर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा इंडोर पोल्यूशन के मुख्य कारक हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOX, वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ इसे कहते हैं। इसके बाद में है टोबैको, तंबाकू, फिर है जैविक प्रदूषण, फिर है रेडॉन और फॉर्मेल्डिहाइड। इन सब को हम लोग अगली वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट अपना इंडोर पोल्यूशन का। इंडोर पोल्यूशन में क्या होता क्या है कि घर के अंदर जो प्रदूषण होता है उसको कहते हैं इंडोर पोल्यूशन। इसमें 4.3 मिलियन लोगों की हर प्रत्येक वर्ष डेथ होती है, ऐसा WHO का मानना है। और ये प्रदूषण होता किससे है, ये होता है VOX से, टोबैको से, और जैविक प्रदूषण से, रेडॉन से, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ये सब हो गया इंडोर पोल्यूशन के काजेज, कारण। एक MCQ है, हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है। द्वितीयक, इसमें आप लोग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो पहला है स्मॉग, B है कार्बन डाइऑक्साइड, C है कार्बन मोनोऑक्साइड और D है
फ्लाई एश। आप लोग को देखना है कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की डिस्कशन। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या क्या सरकार की पहलें हैं और वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पे, वनस्पति पे, इन सब पे, जैव विविधता पे क्या प्रभाव पड़ता है। और हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मानदंड क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। और देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन से गैसेस शामिल हैं और कैसे इसको देखा जाता है। वीडियो छोटा रखने का बस एक ही पर्पज होता है कि आप लोग को बहुत बोरिंग ना लगे और कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें आपको डिलीवर कर दी जाए। अगर आप लोग पीडीएफ में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ब्लूमिंग आईएएस करके टेलीग्राम पे अपना चैनल है, वहाँ पे आप जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसके पीडीएफ को वहीं पे डाल दिया जाता है। और इसके अलावा वीडियो से संबंधित कोई नोटिफिकेशन होता है तो उसे भी वहाँ पे डाल दिया जाता है। आप लोग चाहें तो उसे वहाँ पे से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग को क्यों लिखना है वहाँ पे ब्लूमिंग आईएएस। तो इन सब का जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इसका पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।